अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ ककमोया की 21 चांद रात स्पेशल एपिसोड। बहुत ही प्यारी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। हाँ, खान साहब ने वापस आकर मनाहिल को साथ लिया और उसे अपने क्लॉथ स्टोर ले गए। वो इतनी बड़ी बुटीक के ओनर थे कि मनाहिल को जानकर बहुत खुशी हुई। मनाहिल ने तो काफ़ी तकल्लुफ़ बरतने की कोशिश की, पर ईद की न्यू कलेक्शन का एक एक पीस हाँ खान साहब ने खुद मनाहिल के लिए खरीदा। वो लोग वापसी पर आइसक्रीम भी खा कर आए। फिर रास्ते में हाँ खान साहब ने इसे अपने शहर साहिवाल के डेयरी फार्म हाउस का भी बताया। मतलब हाँ खान साहब भले देहाती थे, पर एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे। मनाहिल को हकान बाबा बहुत अच्छे लगे। फिर वो इस हिजर से उनकी ढाल भी महसूस हुए। वापस आकर मनाहिल ने बस अपने और उनके लिए चाय बनाई और खुद भी कमरे में चली गई। अगले 2-3 दिन वो यूं ही हिजर से बच बचाती रही। इस बीच अबीर ने भी सारी सच्चाई जमील बाई को बता दी थी, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा होने के सबब ना हिजर को कॉल कर सके, ना मनाहिल से मिलने जा सके। वैसे भी आज 29वां रोज़ा अफ्तार हुआ था और सब यही कह रहे थे कि इस बार रोज़े 29 होंगे। तो हर तरफ आज अफ्तारी की तैयारी के साथ साथ चांद रात के लिए भी पकवानों की फहरिस्त और ईद की ग्रॉसरी भी की गई थी। साहिल 2 दिन इस्लामाबाद अपने कुछ असाइनमेंट वर्क से गया था और आज ही उसकी वापसी होनी थी जैसे ही चांद नजर आने की खबर मिलती। जबकि अबीर 2-3 दिन से बहुत मसरूफ थी। आहुन स्कूल की छुट्टियों के सबब बहुत बोर हो जाता, मगर महर और हशाम साहब की वापसी ने उसकी बोरियत मिटाई। और फिर चांद रात की मुतवक्को खुशी के साथ साथ छोटी और बड़ी दोनों हवेलियां भी 2 शादियों के लिए सज चुकी थीं। हर तरफ हल्ला गुल्ला और हंगामा था। ईद की रात ही मेहंदी रखी गई थी और दूसरे दिन बारात और तमाम फंक्शन यही गांव में होने थे। महर ने अबीर के लिए दुनिया जहां की खूबसूरत बरी बनाई। हर चीज़ अबीर के मुनफरिद मिजाज के मुताबिक पसंद की, और सबसे खूबसूरत बदलाव जो महर फातिमा की ज़िंदगी में आया वो उनके और हशाम के रिश्ते में उमड़ती मिठास थी। शायद बेटे की शादी की खुशी वो नुक्ता था जो इन दो को आपसी रंजिशों से निकाल कर ये समझा गया कि वाकई अब औलाद जवान है तो अब सुधरना ज़रूरी है। इसके यहाँ उनको अलग ही खुशी थी, पर दिल में अबीर की जानिब से मनाने की उम्मीद भी बेचैन किए हुए थी। अबीर ने आसपास के पसमानदा गांव में ईद से पहले तमाम इजनास पहुंचाने और साथ साथ गरीब गुरबा लोगों तक ईद के हवाले से राशन और फितराना की तरसील का काम पिछले 3 दिन से अपने हाथ में ले रखा था, जिस सबब उसकी सहरी अफ्तारी भी इन्हीं पसमानदा इलाकों में हुई और आहून से भी मिलने या बात करने का वक्त ना मिला। अभी भी वो चांद रात आज होने की उम्मीद पर कुछ ज़रूरतमंद अफराद तक खुद ईद बॉक्सेस पहुंचाने निकली हुई थी और थक हार कर हवेली आई। अफ्तारी रास्ते में कर ली थी और शावर लिया। अहमदनगर के आसपास के जितने गांव थे वो अबीर को महमद चौधरी की बेटी के हवाले से ही पहचानते थे, क्योंकि अबीर से पहले ये काम महमद चौधरी अपने हाथों से किया करते थे। वहीं नाजली और कामरान के रिश्ते में खिंचाव आ चुका था। कामरान के लपकते अंदाज में बदलाव नाजली ने गांव से आते ही महसूस कर लिया था और अब वो आहून से उसका बदला लेने का सोच रही थी। कामरान जैसा डाउन टू अर्थ और मेहरबान आदमी जो उसकी हर गलती माफ कर दे, इसे नहीं मिलना ये वो खुद भी जानती थी। पर कहते हैं ना, जहरीली फितरत कभी नहीं बदलती। यही नहीं, मिनहाज के दिल में भी अबीर को लेकर काफ़ी कड़वाहट जमा थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के काबिल न था। पर उसके साथ साथ ताक में ज़रूर था, कब इस लड़की की अकल ठिकाने लगाए। महर फातिमा ने इफ्तारी के बाद कोरियर रिसीव किया जो अबीर की शादी का जोड़ा था। वो कल अहमदनगर आ तो गईं, पर जोड़े की फिटिंग में कुछ मसला था। तभी कह आई थी कि कोरियर करें। आहुन भी लाउंज में ही बैठा बाबा की हमरा वेडिंग वेन्यू के लिए इंट्रेंस स्टाइल सेलेक्ट कर रहा था, जब दोनों बाप बेटी की नज़र बहुत मुश्किल से कोरियर क्लॉथ बैग पकड़कर आती महर पर पड़ी। दब जाएंगी इस तले, इधर दें। आहुन ने उठकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं दबती, बेटे की शादी ऐसा मामला है जो माँ में एक्स्ट्रा एनर्जी भर देता है। इसे चेक कर, मैंने अबीर का जोड़ा फिट करवाया है। अब तू जा और इसे कह एक बार पहन कर देखे, क्योंकि ऐसे मुझे तसल्ली नहीं होगी। या ऐसा करती हूँ, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। महर ने सब खुद ही डिसाइड करे बिना हुन और शाम को बोलने का मौका दिए वहीं से बाहर की तरफ दौड़ ले गई। इतनी खुश तो तेरी माँ अपनी शादी पर भी नहीं थी। हशाम साहब की शोक सरगोशी सुने आहोन ने गर्दन घुमाकर अब्बा हजूर को देखा, क्योंकि आप जो उनको मिल रहे थे। आहोन ने दुगनी शरारत निछावर की। हाँ, जैसी माँ वैसी औलाद, दिल साड़ने वाली। बाबा के रूठने पर आहोन ने उनको बाजुओं में दबोचा। पर मेरे जराए तो बता रहे हैं कि यहाँ से जाकर आपने एक दूसरे का दिल बिल्कुल नहीं जलाया। देखें, इस उम्र में अब सिर्फ बाप बनना चाहता हूँ, बाई नहीं।
ख्याल रखें बाहमी मिठास ओवर ना हो। बाबा से बेतकल्फी की इंतहा फरमाते आहोन जिब्राइल ने शर्मो खाया साइड कर दी। तभी कमर में कर्नल साहब से जोर का मुक्का खाया। तो इतना बेशर्म तो नहीं था आहोन। मुझे याद पड़ता है काफी हया होती थी तेरे अंदर, और जहर भी। बाबा का मुक्का खाकर कराहते जनाब अगले सवाल पर दर्द भरा कमीनगी से मुस्कुराए। हया और जहर मिलजुल कर तेल लेने निकल गए। आहोन ने अपनी पूरी सहलाई और अपना लैपटॉप और काफी का मग उठाए बाबा को हानक छोड़ता वहां से चला गया। चूंटे के भी पड़ निकल आए। हशाम साहब ने सुजाता देखे क्यूट अंदाज में बड़बड़ाहट दी, जबकि अबीर के बाल फुआ टावल से ड्राई कर रही थी, जबकि खुद वो थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में डाले डिनर कर रही थी। हर तरफ चांद देखने की तैयारी की खबरें मौसूल हो रही थी, पर अभी कंफर्मेशन ना आई थी। हाजरा ने ही महर फातिमा को रिसीव किया और उनके हमरा किचन हाल ही चली आई। बुआ और अबीर भी उनकी आमद पर मुस्कुराई। मेरा बच्चा कल से तुम देखने को नहीं मिली, शुक्र है नजर आई। अरे बैठो करो डिनर, बस मुझे थोड़ा काम था तो आई। महर के बैठने के सबब अबीर ने खाने से हाथ रोका तो महर ने इसे आने का मकसद बताया। नहीं आंटी, मैं खा चुकी हूँ, आप लेना कुछ। अबीर ने मोहब्बत से पेशकश की, पर वो लोग डिनर कर चुके थे, अभी फुल होकर उठे थे। लेडीज, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अबीर को कुछ देर ले जाऊं। इसका वेडिंग ड्रेस आ गया है, बस मैं चाहती हूँ ये मुझे एक बार पहन कर दिखा दे और 3 अदद ज्वेलरी सेट्स में से अपना फेवरेट चुन ले। महर ने मुस्कुरा कर सीधा सवाल इजाज़त तलब की, तो दोनों खवातीन ने इजाज़त दे दी। अबीर ने भी बाल यूं ही नम नम ही बांधे और जरा हिचकिचाती हुई ही सास साहिबा के हमरा रवाना हुई। हवेली पहुंचने तक महर ने इसे सारे दिनों का मुख्तसर अहवाल भी सुना डाला, और उनके शौक लहजे से अबीर को बस मोहब्बत और खुशी ही छलकती महसूस हुई। अब जो पसंद करती मेरे लिए बेहतरीन था आंटी, और ज़्यादा फिटिंग ना भी होती तो ओके था। अबीर ने उनके हमरा हवेली के सिटिंग हाल में आते जरा अपनी बेचैनी बताने की कोशिश की। महर रुककर पलटी और अबीर का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे बच्चे, शादी एक बार होती है, सब परफेक्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आ जाओ मेरे रूम में। अबीर ने उनके इसरार के आगे रसान से मुस्कुराए सर हिलाया और उनका हाथ पकड़ के ले जाने पर रूम पहुंची, पर वहां कहीं भी कोई सामान अबीर को नजर न आया। मैं तो यहीं रख कर गई थी। वे शायद दूसरे रूम में रखा था। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। महर ने अपने बोलेपन पर हंसकर अबीर को देखा और उसके सर हिलाने पर कमरे से निकली। मुझे एक कप कॉफी और बना दे, आपकी गेस्ट को तब तक मैं कंपनी देता हूँ। सामने से आकर बाकायदा टकराते आहून ने अम्मी जान को पकड़कर गिरने से बचाते झुककर कान में शरारत भरी राजदाराना सरगोशी की, जिसके जवाब में महर उसका हल्का सा कान खींच कर गई। बाबा से मुक्का खाकर और अम्मी से कान खिंचवाने के बाद तो अबीर की तरफ से थोड़ी मिठास पर जनाब का पूरा हक था। दरवाज़ा खोले आहोन अंदर दाखिल हुआ तो वो जो खिड़की का पर्दा हटाकर साफ मतलब के सबब आसमान पर तारों की झुरमुट में चांद तलाश रही थी, फौरन डर कर पलटी। डर को खुशी में बदलते लम्हा लगा। इससे पहले वो आहोन की तरफ लपक कर बढ़ती, आहोन ने फौरन से चेहरे पर नाराजगी भरा तासुर से जा लिया। क्या हुआ, अब तक नाराज हैं? उसकी गुरेज पर अबीर का गुलाब चेहरा मुरझाया। ऑफ कोर्स, मनाया ही कब है तुमने मेरी अनकरीब बनती दुल्हन। वो शोहा होते अकड़ा। अबीर ने 2 कदम उसके गुरेज के बावजूद उसकी तरफ बढ़ाए। मुझे लगा वो मजाक था आहोन। अबीर की आवाज ठहर सी गई, आंखों में उदासी भरी हैरत सिमट आई। आहोन ने इसे सर्द नजरों से लताड़ा। बिल्कुल मजाक नहीं था, मनाओ मुझे। आहोन ने भी 2 कदम उठाते मुंह खोलकर फरमाइश कर दी। आई एम सॉरी, मान जाएं। अबीर ने मुकाबिल का मूड खराब किया। ऐसे नहीं अबीर, मैं जैसे मानूंगा वैसे। वो बिगड़ा, खामखा ही चढ़ गया। अबीर ने रहम तलब निगाह इन हफा आंखों तक फेरी। मैं आपको आपकी पसंद का नहीं मना सकती आहोन, मुझ पर रहम खाएं। अबीर ने अजीब सी थकावट के जेरे असर मिन्नत भरे अंदाज में गुजारिश की। चलो अपनी पसंद से मना लो, कर दिया रहम। पर वो इसे मना मानता हुआ प्यारा लगा, पर इस शख्स की पर ने अबीर को दम साधने पर मजबूर कर दिया। पर क्या होन, वो बेताबी से बोली, पर मुझे तुम्हारा दिल तेज धड़कता हुआ चाहिए। तुम्हारी खुशबू से गुफ्तगू मुमकिन हो और तुम्हें थोड़ा शर्माना और घबराना भी होगा। अबीर जो उसकी आंखों में यकटक तकती जा रही थी, ऐसे बेबाक और सरकिश तकाजे पर सुरखरू हुई। बहुत चालाकी से आहोन ने अपनी ख्वाहिश को अबीर की ख्वाहिश में डाला था कि वो एहतजाज करने के काबिल भी न रही।
मैं इस टाइप की लगती हूँ आपको? अभी तो इतनी थकी हूँ कि दिल चाह रहा है यहीं लेट जाऊं। अभी कुछ नहीं धड़केगा। अभी मुझे सख्त नींद की ज़रूरत है। अभी ने नज़रें झुकाए रखी। आहोन ने आहिस्तगी से उसकी कमर में हाथ लपेटे अपने सीने की ओर सिरकाया। अचानक लगते इस झटके पर वो नजरें उठाती घबरा कर आहून को देखने लगी। दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ गई। वो उसके गीले ढीले बंधे बालों के खुल जाने पर उनकी और अबीर के सरापे से उठती मधुर खुशबू बहुत शिद्दत से महसूस कर सकता था। क्या कह रही थी तुम? अभी कुछ नहीं धड़केगा? आहून की सरगोशी किसी गोले जायके की तरह रस घोलती अबीर को शर्माने पर मजबूर कर गई। आप इस दिल के मतवक्को हाकिम हैं। आपके असर मुझ पर मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ होता है। अबीर का लाजवाब करना दुगना खूबसूरत था। वो हल्की सी लिथरी आंखें खुशनुमा रश्क के जायकों से लबरेज होती हुई किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। मैं तुम पर यह असर हमेशा मुख्तलिफ चाहता हूँ और कोई डिमांड नहीं अब। आहोन ने उसके मान और तकद्दुस का पूरा ख्याल रखते उसकी जबीं चूमकर आज़ाद कर दिया। लेकिन जब आहोन ने यूं अबीर के हौसले की लाज रखी तो वो दिलो जान को आहोन का मुरीद महसूस करती धीमा सा मुस्कुराई। आपको पता है आप पूरे ही मुख्तलिफ इंसान हैं। मेरे ख्याल में बनी परछाई का जीता जागता अक्स जनून एक हद में बेदहा कशबुल कलूब है शय है। किसी किसी पर सजता है। मेरे बाबा पर सजता था, वो हर रिश्ते को लेकर थे। आप पर सजता है क्योंकि आप सिर्फ मेरे लिए हैं। इस लड़की की कम कम पर बेनतहा हसीन एतराफ़ी बातें आहून को दुनिया में चाल लाती थी। जैसे इस वक्त इसने अपने सीने में मुट्ठी भरकर हौसले को डाला था। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो अबीर। जब खुद के जज्बात पर इख्तियार बिगड़ा तो इन ग्रे आंखों की चमक से परेशान होते आहोन ने शिकवा किया। वो लपक कर करीब हुई, फिर कुछ सोचकर मुनासिब फासले पर रुकी। उसका हिजाब आलूद चेहरा किसी दीवाने की जानिब सुकून की तरसील कर गया। आपने अभी परेशानी देखी ही कहाँ है? आ रही है ना हमारी शादी पर आपकी नाजली। अबीर ने अपने जज्बात का बहाव शरारत पर उतर कर मोड़ा तो आहोन ने दफतन बजा बद मजा होते अबीर को देखा। मेरी नाजली वर्दा। वो हत्ते से उखड़ा तो अबीर मुस्कुराकर हाथ से निकलती कुछ दूर हुई। बुरी बात, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं बोले, आपकी शान गिर जाएगी। अबीर का ये रंग आहोन को सुलगाने के साथ हैरान भी कर गया। रुको तो मैं बताता हूँ। आहोन इससे पहले से पकड़ता महर कॉफी का मग लिए विलन और बहू की ढाल एक वक्त में बनी हाजिर हुई कि बेचारा खुद पर ही जबर ही करता रह गया। बेटा जी ये पकड़ अपनी कॉफी और नीवे नीवे होकर निकलो शाबाश। अबीर को अपनी सासू माँ के साथ प्राइवेसी दो। चल मेरा शहजादा। अम्मी जान ने लाड लाड में सुथरी करते मग थमाया और बाकायदा पकड़ कर आहोन को कमरा बदर कर दिया। आहोन निकल तो गया पर जाते जाते अबीर की मुस्कुराहट को बड़े तंबीही अंदाज में घूर कर गया था। और बीर जानती थी अब की बार मनाना इसे खतरनाक ही पड़ेगा, लेकिन अब वो ये फरीजा रुखसती के बाद खुद खुशी खुशी निभाने वाली थी। आखिरी सारी इफ्तारी मनाहिल ने हाकान बाबा से फरमाइश करके खुद बनाई थी। अफ्तारी सिंपल चीज़ों से करते ही हाकान साहब आज हिजर को भी घसीट कर मस्जिद ले गए थे। तभी अब वापस आकर वो लोग डिनर कर रहे थे। हाकान साहब के कुछ दोस्त अहबाब ने बुला लिया पर हिजर और मनाहिल साथ डिनर कर रहे थे। मनाहिल ने बाकी सब तो परफेक्ट बनाया पर गलती से पास्ता में ग्रेवी मसाला की जगह बिरयानी मसाला डाल बैठी क्योंकि दोनों एक से थे और रोज़े के सबब इसे समझ ना आई। खुद वो एक बाइट लेकर प्लेट साइड करे राइस ले चुकी थी, जबकि हिजर ने जब पहली ही बाइट ली तो अजीब सा मुंह बनाए अपनी शेफ साहिबा को नजरें उठाकर देखने लगा जो बेनियाजी की मूरत बनी डिनर कर रही थी। ये क्या बनाया है? लग पास्ता रहा है पर जायका बिरयानी जैसा। मनाहिल को पता था ये आदमी बोलेगा। अब तो बाबर डाल भी आसपास ना थे। तभी मनाहिल की पूरी कोशिश थी कि कुछ ऐसा ना हो कि दोनों करीब आए या कोई आउट ऑफ लिमिट बात तक नौबत पहुंचे। जैसे आप लग मीठे रहे हैं पर जायका जहर जैसा। अपनी तरफ से मनाहिल ने बरहमी और इंतकामी अंदाज अपनाया पर भूल गई थी ये वही आदमी है जिसने इसे जिंदगी में पहली बार एक साथ घुमाया, रुलाया और सताया है। हिजर जो काफी संजीदा था, पिछले 2-3 दिन से सांप का छट चुका खुमार वापस चमकती आंखों में आ बसा। मैं अमी मासूम समझ रहा था तुम्हें कपकेक। तुम तो मुझे चख भी चुकी हो। वैसे कब हुआ ये? जहां तक मुझे याद है पिछले 3 दिन से तो तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं मैंने। हिजर की बेबाक जुबान दराजी पर मनाहिल के हाथ से स्पून छूटकर प्लेट में गिरा। रोंगटे तो हिजर की बदलती नजरों से ही खड़े हो गए। आपको क्यों चखने लगी मैं? बेशरम। घबराहट में वो चिढ़कर बड़बड़ाई। रोम रोम में तूफानी लहर खाम उठी।
यहीं से तो हमारे रिश्ते का स्टार्ट होगा। शर्म कैसी। आओ तुम्हें अपने अंदर बाहर के सिर्फ एक रंग, मिजाज और जायके से मिलवाऊं। वो भी मजाक छोड़े कुर्सी तिरछी करता बाजू खोले बोला कि मनाहिल आंखें फैलाए इस आदमी की जुर्रत और बेलगामी पर पथरा ही गई, और उसकी खुली बाजू मनाहिल के अंदर बाहर खौफ और सनसनी तारी कर गई। अभी चांद निकलने वाला है, मुझे मेरे बाबा के पास लेकर जाएं। ये कैसी अजीब और बुरी बातें कर रहे हैं। बाजू समेटे, मैं नहीं आ रही आपके करीब। मनाहिल ने खुद को थोड़ा मजबूत बनाते डांटा, जबकि हिजर के उठने पर मनाहिल को लगा दिल क्या सांस तक गले में बैठ गया हो। हिजर को अपने करीब आता देखे वो यूं खौफजदा थी जैसे वो सालिम चलती फिरती उसकी मौत हो। पर जब वो उसके कदमों में आ बैठा तब मनाहिल का खौफ अजीब सी तकलीफ बना। मेरा चांद तो 3 दिन से निकला हुआ है कपकेक, ये तुम ही हो जो मुझसे मेरी ईद छीने फिर रही हो। वो उसके लहजे से वापस घबराई जो मर मिटने वालों सा था। मैं कोई चांद नहीं हूँ आपका। जब बाबा पहले जैसे मिलेंगे और गांव वाले मुझे अपनाएंगे तब। वो उसकी लाड और नाराजगी से भरी बात काट गया। तब मान लोगी कि मेरा चांद हो। उसके सवाल पर कितनी ही देर लाजवाब रही। नहीं, क्योंकि चांद बन भी जाऊं तो आप मेरा दाग ही रहेंगे। वो इस लम्हा खीर जालिम लगी। तुमने देखा नहीं, चांद बिना दाग सजता भी तो नहीं। मुझसे दाग को अपने अंदर जम करने की क्या कीमत लेगा ये चांद। उसकी फिदा लहजे पर खुद भी मर मिटी थी, पर जाहिर होने ना दिया। वो बिल्कुल अलग हिजर था, वैसा नहीं जो इसे अहमदनगर सताता रहा था। ये तो खास था, और फिर उसके मुंह से वो लड़की मोहब्बत का इजहार भी तो सुन चुकी थी। वो गुड लुकिंग भी था। उसकी शरारतों के अलावा उसके दिल की प्योरिटी भी मनाहिल ने परख ली थी। लाउंज में लगे टीवी पर चलती न्यूज़ की आवाज़ ईद के ऐलान पर लेक्जा ने खुद ऊंची की, जिस पर दोनों एक दूसरे के ध्यान से निकले। चांद निकल ही आया। जाओ तुम रेडी हो जाओ, निकलते हैं अहमदनगर। तुम खुश हो जाना, मेरी खैर है। वो उठकर जाने लगा जब मनाहिल भी सुन टांगों को के संग बमुश्किल खड़ी हुई, इसे रोकना चाहती थी। हिजर, मनाहिल की सरगोशी सी पुकार भी वो सुनकर रुक गया। घूम कर मनाहिल की तरफ देखा। क्या आप मुझे डाइवोर्स देंगे? मनाहिल के सवाल की कड़वाहट लम्हे में हिजर के चेहरे पर गुली। वो आंधी बना करीब आते थप्पड़ के लिए हाथ उठा गया। मनाहिल ने डर कर आंखें मीच ली। उसे लगा था जैसे वो इसे सच में थप्पड़ मार देगा। हिजर की आंखों में गुली अजियत में मुस्कुराता हुआ लम्स गुला। तुम जो चाहोगी मिलेगा। हाथ मुट्ठी की सूरत बंद करे वो सरगोशी में ही बोला। मनाहिल ने धीरे से आंखें खोली जिनमें सुर्खाई गुल चुकी थी। अजीब आदमी है, अपने दोस्त को तो कह रहा था मोहब्बत हो गई मुझसे, और अब मुझे छोड़ने का बोल रहा है। फ्लर्टी। ऐसे लड़के जिनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो, इनको हर दिन प्यार होता है। मनाहिल तो पागल है जो पिछले 3 दिन से इसकी मोहब्बत होने के नशे में धुत थी। हाँ, बेवकूफ मनाहिल। चमकती चीज को सोना नहीं समझते। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ेगा। बेरहम इंसान मेरी जिंदगी और मेरे दिल का हशर नशर करे। ये कैसे आराम से बोल रहा है कि जो चाहूंगी मिलेगा। मनाहिल ने चंद सेकंड्स में हिजर हाकान को मातूब ठहरा दिया, और उसकी आंखों की सुरहाई कैसे छम आंसुओं में बदली। ये हिजर की दिलचस्पी का इन सारे सेकंड्स में सामान बना रहा। मैं तैयार होती हूँ। वो जल्दी से वहां से भागी तो हिजर ने उसके पीछे ही नजर घुमाई। दुनिया परख चुका था। फितरत हो या गहराई, उनको कैप्चर करते करते कई चेहरों के रंगों को परखने में माहिर होने वाला मनाहिल की आंखों को ना पढ़ सका होगा ये थोड़ी मुमकिन है। एमी तो करार रग रग में ना उतरा था अभी उसके। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। जब तक हाकान साहब लौटे मनाहिल और हिजर जाने को तैयार थे। हाकान साहब ने कुछ अर्जेंट काम के सबब दोनों को रवाना कर दिया और खुद कल पहुंचने का वादा भी किया। जबकि पूरे सफर के बीच मनाहिल ने चेहरा घुमाकर बार बार भीगती आंखों को विंडो से बाहर ही जमाए रखा, जबकि हिजर ने भी बात की कोई भी कोशिश ना करते सिर्फ ड्राइविंग ही की, क्योंकि सच वो और उसका दिल जान चुका था कि ये पहलू नशीली लड़की अब ताहयात के लिए उसकी ही है। अब कहाँ है, मुझे मेहंदी लगवानी है। अभी अम्मा जान और बुआ से लड़ कर आई हूँ। मेरी ईद फीकी है साहिल। अपने गंदे मंदे काम आप समेट कर आए क्यों नहीं? मैं कटी हूँ। चांद निकलने की खबर मिलते ही दोनों खवातीन ईद की स्पेशल खीर और शीर खुरमे की तैयारी में लगी। वहीं करमदाद अबाई मस्जिद में बैठे तमाम एतकाफ वाले दोस्त अहबाब को उठाने और दुआए खैर के लिए निकल गए। जबकि अबीर भी अभी ना आई थी तभी तो सजल को अपने सूने हाथ देख के रोना आ रहा था। साहिल जाते हुए प्रॉमिस करके गया था कि वो चांद रात तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तभी तो सजल ने इसे कॉल की। जनाब ड्राइविंग करते अपनी इस दर्जा अहमियत पर फिदा ही हो गए। साथ ही दूसरी
सीट पर फूलों की बकेट के साथ स्पेशल किस्म के रसगुल्लों और गुलाब जामुन का डब्बा भी था। कुछ शॉपिंग बैग्स थे जिनमें यकीनन सजल के लिए उसकी मुस्कुराहट की वापसी का ढेरों सामान था। क्या करूं सजल, पढ़ाई का मामला है, ईद के फौरन बाद मेरे एग्जाम्स है ना, तो लीव नहीं मिल रही यूनी से। क्या पता शादी भी आगे हो जाए। तुम वैसे भी काफी नॉन रोमांटिक हो, मेरे बिना ईद भी कर लोगी। अभी जब ईदी मिलेगी ना कल, तो सब फीके से वापस मीठा हो जाएगा। साहिल ने जानबूझकर सताते हुए गाड़ी बिना हॉर्न के ही हवेली से बाहर ही रोकी, क्योंकि चांद रात वो सिर्फ सजल नहीं, दूसरी तीनों लेडीज को भी शॉपिंग करवाता था। रोहान भी बाबा के साथ मस्जिद गया था, वरना सजल को दिया साहिल का ये सरप्राइज ही फोड़ डालता। सजल ने लाउंज में ही काउच पर बैठते कुशन गोद में लिया और आंसू बड़ी दिक्कत से संभाले। आपको इधर योनी में कोई चुड़ैल पसंद आ गई ना, वरना मेरे लिए आप सब छोड़ कर भी आ जाते। आई हेट यू। नहीं करनी मुझे ईद, ना शादी, बात भी नहीं करूंगी, ना कोई ड्रेस पहनूंगी, ना चूड़ियाँ, माई बनी रहूंगी, बाय। फोन बंद करे वो साइड रखती वहीं लेट कर रोने लगी। जबकि उसका रोना सुने हाजा और तनवीर जब बावर्ची हाल से बाहर निकली, तो एंट्रेंस से घर में दाखिल होते साहिल ने दोनों को मुस्कुरा कर देखे, पास आते ही दबोचा, साथ चुप रहने का इशारा भी किया। क्यों तंग करता है उसे साहिल? बुआ ने माथा चूमते लाड से शिकवा किया। वो भी तो करती है बुआ, चांद रात मुबारक मेरी हसीनाओं को, मस्ती से कहे साहिल ने हाजा ममानी से भी लाड और दुआएं ली। जबकि दोनों ही साहिल को देखे यूं हंसकर सर हिला गईं, जैसे कह रही हूं तुम बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। खैर अब मनाओ इस नकचड़ी को। हाजरा ने शरारती बच्चे का ध्यान लाउंज से उठती भयानक रोने वाली आवाज़ों की तरफ दिलवाया। हाँ ओके, आप तो अभी काम को ज़रा ब्रेक लगाएं और मेरे साथ चलें। भाई साहिल की तरफ से आप सबके गिफ्ट तो पेंडिंग हैं, चलें रेडी हों, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अमीर बाजू को भी कहें रेडी हों। साहिल ने हवा के घोड़े पर सवार होते कहा और खुद वापस पीछे पलटा और तमाम गिफ्ट्स और शॉपिंग बैग्स पहले जाकर सजल और बुआ के कमरे में मैट्रेस पर रखे। फिर दोबारा से सजल को कॉल की, जो गंदा रोना रोके फौरन से फोन पर आती कॉल पिक करे, नाक रगड़ती भीगी सांस अंदर खींचे कॉल रिसीव कर गई। रूम में जाकर देखो कुछ है तुम्हारे लिए। मैं ना सही, मेरे पटोले की फेवरेट चीजें तो होनी चाहिए। साहिल कहकर खुद जरा दरवाजे की ओर में हुआ, जबकि सजल ने रोना रोके उठकर फोन बंद किए वहीं काउच पर फेंक कर कमरे का रुख किया। आई मिस यू, मेरे सबसे फेवरेट आप हैं, ये सब नहीं चाहिए साहिल। वो रूम में एंटर हुई तो मैट्रेस पर फूलों के साथ ढेरों शॉपिंग बैग्स रखे थे और सजल ने बेदिली से इन सबको बस सरसरी देखे खुद कलामी की। साहिल को उम्मीद ना थी उसकी, वो तो समझ रहा था कि सजल इसी पर खुश हो जाएगी। दरवाजे की ओर से वो निकलकर आगे आया, जहां वो पलटकर खड़ी धुंधलाई अखियों से फूल को छू रही थी और फिर अपने अक़ब में कुछ महसूस होते फौरन पलटी। साहिल को देखते ही उसकी धुंधली आंखों में खुशी उतरी। वो जो हमारे बीच मिसिंग था ना, वो पूरा हो गया। ऐसी ही सजल चाहता था जो चीज़ों से ज़्यादा मुझे अहमियत दे। वो उसे पकड़कर अपने बाजुओं के हिसार में भरता मोहब्बत से इन भीगी आंखों में झांक के बोला, आपकी अहमियत कभी भी चीज़ों के बराबर की थी ही कहाँ साहिल। मुझे सच्ची लगा आप नहीं आएंगे। मैं रो रही थी बाहर। वो फिर से रोहानसी हुई। मैं सदके जाऊँ इस रोने पर, तुम पागल हो तभी तुम्हें लगा मैं नहीं आऊँगा। मैं तुमसे शादी के लिए कब से मरा जा रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा कल की होती आज हो। सजल की आंखें शर्मीला सा मुस्कुराकर साहिल को भी करार दे गई। मैं खुश हूँ अब, उसके गले लगती चहक कर बोली। साहिल ने भी बाजू लपेट लिए। मैं भी, आई मिस यू टू। उसके जवाब पर बाजू और जकड़ गई। ये सब नहीं चाहिए, अब बस मेहंदी लगवा दें। फौरन से दिल हल्का होने पर वो रूबरू हुई तो साहिल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी चूमे। मैं खुद लगाऊंगा, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। अभी तुम रेडी हो, हम सब बाकी लेडीज को शॉपिंग करवा के आते हैं। साहिल ने उसकी आंखों में मोहब्बत के दीप जला दिए। और शॉपिंग? वो हैरान हुई। फाइवर पर बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा किया है, $800 का। बड़ा अमीर है तुम्हारा साहिल आज। वो आंख दबाते बोला तो सजल मुतासिर कुन हंसी। आप अमीर पैसों से नहीं हैं आज, इस वजह से हैं। सजल ने आगे बढ़ते अपने होंठों को साहिल के रुखसार से जोड़ा। साहिल की मुस्कुराहट इस महमली लम्स पर गहरी हुई और गिरफ्त मजबूत। तुमने सच कहा, ये अमीरी तो मेरे दामन से कभी ना उतरेगी। साहिल का पुरहमार लहजा और नजरें बहुत जानलेवा रहीं कि सजल जैसी बंदी तक बौखला गई। जबकि इस लड़की ने बहका ही ऐसा दिया
कि साहिल ने खुद पर जब्त सहारते झुककर उसके होंठों को छूना ही चाहा। जब वो मचल कर उसके हिसार से निकले दिल के शोर से बदहवास होती पलट गई। मैं रेडी होकर आती हूँ साहिल, कहकर वो दौड़कर ड्रेसिंग रूम जा घुसी, जबकि साहिल ने गहरा बेखुद मुस्कुराते उसकी कुछ देर पहले महसूस की जाती खुशबू सोचते खुद भी कदम मोड़े और कमरे से निकल गया। अलबत्ता सज्जल साहिबा की थलपुथल सांसें तो दिलो जान से लुटने का पता देकर मंजर पागल कर रही थी। खुदा खैर करे। जारी है, बस 6 या 7 एक साथ रह गई हैं। उम्मीद है वासिक है कि एक हफ्ते तक मुकम्मल हो जाए। फिर भी गैप आ गया तो पेश की माजरत। खैर, कैसी लगी चांद रात स्पेशल? बस सीनो डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फाइनली ईद स्पेशल 22 एपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।